हेलो। आज मैं जो है क्लास 10th का एक चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, उसका पहला वीडियो आज मैं सेंड कर रहा हूँ क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए। तो इसमें जो है सो ध्यान से तुम सब लोग देखो। ये चैप्टर जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है और जब समझ जाओगे तो फिर बनाने में जो है सो तुम्हें कहीं कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा। तो सबसे पहले जो है हम देखते हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के बारे में पहले कि होता क्या है। जैसे कि लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में वेरिएबल्स के बारे में तो पता ही है कि वेरिएबल्स जो होता है वह ऐसे वैल्यू को कहते हैं जिसका वैल्यू बदलते रहता है, चेंज होते रहता है, और कांस्टेंट जो है उसका वैल्यू एवरीवेयर हर जगह कांस्टेंट रहता है, बदलता नहीं है, तो वो हो जाता है कांस्टेंट। तो ऐसा इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल का यूज हो तो उसको टू वेरिएबल्स कहेंगे। और लीनियर इक्वेशंस का मतलब है कि ऐसा इक्वेशन जिसके वेरिएबल्स का मैक्सिमम पावर 1, ऐसा इक्वेशंस जिसके वेरिएबल्स का पावर मैक्सिमम पावर 1। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में देख रहे हैं कि a b c कांस्टेंट है और x y वेरिएबल है और दोनों वेरिएबल x y का मैक्सिमम पावर 1। तो चूंकि दोनों वेरिएबल्स का मैक्सिमम पावर 1 है इसलिए ये लीनियर इक्वेशन हो गया। और अगर वेरिएबल का पावर 2 रहता तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता, वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 3 होता तो क्यूबिक इक्वेशन होता, वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 4 होता तो बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता। तो इस प्रकार से इसका मैक्सिमम पावर जो वेरिएबल्स का है उसके आधार पर हम देख रहे हैं कि वेरिएबल्स का मैक्सिमम पावर 1 है तो ये कहलाएगा लीनियर इक्वेशन। और टू वेरिएबल्स एक्स वाई का यूज हुआ है इसलिए लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया बिकॉज बोथ वेरिएबल्स हैव मैक्सिमम पावर 1 एंड ड्यू टू इट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन एंड देयर आर आल्सो टू वेरिएबल्स एक्स वाई आर यूज सो इट इज नोन एज लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अब इसमें जो है हमको आगे देखना है, यहाँ जब कोई इक्वेशन देगा तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो है हमको देता है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अगर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सिर्फ एक इक्वेशन देगा तो इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ही सिर्फ बोलेंगे। लेकिन जब ऐसा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पेयर वाइज दे दे, एक पेयर दे दे, तब उसको बोला जाता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो इस सिस्टम जो है देखते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सिस्टम का मतलब है कि ये इक्वेशन जो है एटलीस्ट हमको दो रहेगा। तो पहला इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। दो इक्वेशन दिया है और दो इक्वेशन जब एक साथ देता है तो उसको कहते हैं सिस्टम। ये हो गया सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अब जब हमको कोई सिस्टम दे लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का और कहें कि इसको सॉल्व करो, तो किसी सिस्टम को सॉल्व करने का दो मेथड्स होता है। देयर आर टू मेथड्स टू सॉल्व दिस गिवन सिस्टम। पहला मेथड यहां पर देखते हैं, देयर आर two methods
to solve a system of linear equation in two variables. लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करने का, सिस्टम को सॉल्व करने का दो मेथड होता है. फर्स्ट मेथड होता है ग्राफिकली मेथड, और सेकेंड होता है अलजेब्रिक मेथड. ठीक है, फर्स्ट होता है ग्राफिकली और सेकेंड होता है अलजेब्रिक मेथड. अब हमको जो है ग्राफिकली मेथड पहले समझना है, उसके बाद अलजेब्रिक मेथड समझना है. तो ग्राफिकली मेथड को समझने के लिए हमारे पास जो है 3 केस होता है. तीनों केस को हमको 1 बाय 1 करके समझना होगा. तो फर्स्ट है ग्राफिकली मेथड. ग्राफिकली मेथड जो होता है ये क्या होता है देखते हैं. हमारे पास सिस्टम दिया हुआ है और क्लास 9th में आई होप कि तुम लोग ग्राफ का बेसिक जो है सो बना चुके हो. और ग्राफ में एक्स डैश वाई डैश एक्सिस होता है, 4 क्वाड्रेंट होता है, किसी पॉइंट को प्लॉट करते हैं, 2 पॉइंट को ज्वाइन करके एक लाइन ड्रॉ करते हैं. ये सब फंडामेंटल क्लास 9th में ग्राफ जो है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है वहां सीख चुका होगा. तो मान लेते हैं कि इस लाइन का ग्राफ हम खींचेंगे ग्राफ पेपर पर. सपोज करते हैं कि इसका हमको एक लाइन मिलेगा. सपोज कर लिए लाइन L1 मिला. फिर दूसरा इक्वेशन है, इसका ग्राफ पेपर पर ग्राफ ड्रॉ करेंगे. मान लेते हैं कि दूसरा लाइन प्राप्त होगा L2. अब इन दोनों लाइन जो कि ग्राफ पर खींचा गया 2 लाइन के रूप में. अब केस फर्स्ट है, यहाँ केस फर्स्ट क्या है कि एफ जब लाइन खींचेंगे ग्राफ पेपर पर, ये दोनों लाइन ग्राफ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा. इफ लाइन L1 एंड L2 आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स, इंटरसेक्ट टू ईच अदर. ठीक है, जब ग्राफ पेपर पर हम खींचेंगे और ये दोनों ग्राफ, ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा. ऑरिजिन एक्स वाई. ठीक है, ऑरिजिन से राइट में एक्स का प्लस वैल्यू होता है, ऑरिजिन से वह वाई का प्लस वैल्यू होता है. हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की ही बात कर रहे हैं. तो पहला लाइन मान लेते हैं कि L1 ड्रॉ किए ऐसा मिला, और दूसरा लाइन मान लेते हैं कि ऐसा मिला. ठीक है, तो L1 L2 जो मिला लाइन इंटरसेक्ट एक दूसरे को कर रहा है, ऐसा इन दोनों का ग्राफ जो खींचेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस ग्राफ मिला. तो जब ऐसा कंडीशन हो तो इसका मतलब होता है कि ये सिस्टम जो है उसको कहते हैं कॉन्सिस्टेंट सिस्टम. कॉन्सिस्टेंट सिस्टम कहलाता है ये. ठीक है, जब दोनों लाइन का ग्राफ इंटरसेक्टिंग हो तो ऐसे सिस्टम को कंसिस्टेंट सिस्टम बोलते हैं. और इस केस में सिस्टम को यूनिक सॉल्यूशन होता है, मतलब x और y का सिर्फ एक ही वैल्यू मिलता है. तो इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, x और y का एक एक वैल्यू मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन. ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन होगा. और अगर कहीं ऐसा कहा जाए कि बिना ग्राफ खींचे चेक करके बताओ कि दिए हुए सिस्टम को यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं, तो ग्राफ खींचने के बाद तो देखते हैं कि अगर इंटरसेक्टिंग लाइन आता है तो हम कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन. उसके पीछे कारण है कि जहां पर दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगा उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर खींच देंगे. तो ऑरिजिन से ये जितना दूर पे परपेंडिकुलर खींचे ये एक्स का वैल्यू देता है, और फिर वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर यहां से खींचेंगे जहां पर परपेंडिकुलर वाई एक्सिस से मिला, ये डिस्टेंस जो है वाई का वैल्यू देता है. तो इस प्रकार से एक्स और वाई का वैल्यू सिस्टम में जो एक्स वाई निकालना है, एक्स और वाई का वैल्यू इंटरसेक्टिंग लाइन से प्राप्त हो रहा है इस ग्राफ में.
लेकिन ग्राफ खींचेंगे तब एक्स और वाई मिलेगा। लेकिन अगर कहेगी बिना ग्राफ ड्रॉ किए बताओ कि इस सिस्टम को यूनिक सॉल्यूशन है अथवा नहीं है, तो इसके लिए चेक करने का फॉर्मूला होता है। चेक कैसे करेंगे, बिना ग्राफ खींचे कैसे बताएंगे कि ये यूनिक सॉल्यूशन होगा कि नहीं। इसके लिए x का कोएफिशिएंट है a1 और a2, y का कोएफिशिएंट है b1 और b2, दोनों का रेशियो निकालेंगे। और अगर ये दोनों रेशियो अनइक्वल होगा तब इसके आधार पर इफ a1 by a2 डज नॉट इक्वल टू b1 by b2 हो, तब हम कह सकते हैं कि इस सिस्टम जो है इसको यूनिक सॉल्यूशन हो गए। तो बिना ग्राफ खींचे हम चेक करके भी बता सकते हैं। ठीक है, ये केस फर्स्ट हुआ। उसके बाद केस सेकंड, अब देखते हैं केस सेकंड में क्या होता है। केस सेकंड देखो, यहां केस सेकंड कहता है कि if lines L1 and L2 are coincide to each other, coincide to each other। coincide का मतलब क्या होता है कि दोनों लाइन एक दूसरे को ओवरलैप करता हो। मान लिया जाए कि एक लाइन अगर खींचे L1 तो दूसरा लाइन L2 भी इसी पे आ जाए, एक दूसरे को ढक ले। जैसे कि किसी बुक का फर्स्ट पेज को उसका नेक्स्ट पेज ओवरलैप कर लेता है तो दोनों कोइंसाइड होता है, उसी प्रकार। तो इसका अगर ग्राफ खींचे और दोनों लाइन एक दूसरे को कोइंसाइड कर ले तो ग्राफ ऐसा बनेगा। ऑरिजिन x एक्सिस, y एक्सिस, मान लेते हैं कि लाइन L1 ग्राफ खींचे और अगर L2 खींचे तो L2 भी इसी के ऊपर आ जाए, वो इसको ढक ले, L2 भी इसी के ऊपर आ गया। ये क्या हुआ, दोनों लाइन एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में हम कहेंगे कि L1 और L2 कोइंसाइड कर रहा है। तो इस कंडीशन में जब दो लाइन एक दूसरे को कोइंसाइड करता है, ओवरलैप करता है, तब भी इस सिस्टम को कहेंगे ये कंसिस्टेंट सिस्टम। सिस्टम कैसा होगा, कंसिस्टेंट सिस्टम होगा। और कंसिस्टेंट सिस्टम में यहां पर हमको इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन आता है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन आता है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन आता है। क्यों आता है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन? तो इससे पहले वाला कंडीशन में देखे थे कि दो लाइन इंटरसेक्ट करता है, तो जहां पर इंटरसेक्ट करता है, जहां पर दोनों लाइन मिलती है, वहां से एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर खींचेंगे तो एक्स का मान मिलेगा, वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर खींचेंगे तो वाई का मान मिलेगा। लेकिन यहाँ पर तो हर दोनों लाइन कोइंसाइड कर गया है, तो हर पॉइंट ही दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इसलिए हर पॉइंट से हम x और y एक्सिस पर परपेंडिकुलर खींच सकते हैं हर जगह से। इसलिए इसका इनफाइनाइट x का मान मिलेगा, इनफाइनाइट y का मान मिलेगा। इसी वजह से जब दो लाइन कोइंसाइड होता है तो हर दोनों लाइन का हर पॉइंट ही इंटरसेक्ट हो रहा है, इसलिए हर पॉइंट से x और y पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं, इसलिए इसको इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन हो जाता है। और इस कंडीशन में अगर हम बिना ग्राफ खींचे चेक करने के लिए दिया जाए कि ये सिस्टम दे और कहे कि बताओ कि बिना ग्राफ बताए, बिना ग्राफ बनाए बताओ कि ये इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है इस सिस्टम का या नहीं, तो चेक करेंगे। कैसे? x का कोएफिशिएंट का रेशियो निकालेंगे। चेक करने के लिए a1 by a2, b1 by b2 और c1 by c2, अगर तीनों रेशियो इक्वल आ जाएगा तो इस सिस्टम को इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन हो जाएगा। हम इस को चेक करने के बाद डायरेक्ट कर सकते हैं कि यदि तीनों रेशियो इक्वल है तो गिवन सिस्टम को इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा। और केस थर्ड है, केस थर्ड, इफ लाइंस L1 and L2
आर पैरेलल टू ईच अदर, यदि दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो तो उसका ग्राफ हमको कुछ ऐसा प्राप्त होता है। ऑरिजिन एक्स वाई, मान लेते हैं कि लाइन L1 ऐसा मिला और दूसरा लाइन L2 ऐसा मिला। अगर ये दोनों लाइन आगे या पीछे, हम कंसीडर करेंगे कि दोनों लाइन आगे भी बढ़ा रहे हैं पीछे भी बढ़ा रहे हैं, देख रहे हैं कि आगे या पीछे बढ़ाने से भी यह लाइन नहीं मिल रहा है, तो स्पष्ट है कि वो पैरेलल लाइन, तो पैरेलल लाइन है। इस कंडीशन में दोनों लाइन एक पॉइंट पे कहीं नहीं मिलेगा, तो उस पॉइंट पे जब मिलेगा ही कहीं नहीं, तो इसको कोई सॉल्यूशन एक्स वाई का मिलने वाला नहीं है। इस कंडीशन में इस सिस्टम को इनकॉन्सिस्टेंट सिस्टम बोलेंगे, इनकॉन्सिस्टेंट सिस्टम ये बोलना है इसको। और इसको सॉल्यूशन नहीं होता है, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक्स और वाई कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है, जहां से कि हम एक्स और वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर खींचेंगे और एक्स वाई का वैल्यू को प्राप्त करेंगे। और अगर चेक करने के लिए कहा जाए कि बिना ग्राफ ड्रॉ किए बताओ कि नो, इसको नो सॉल्यूशन होगा, कैसे बताएंगे? तो चेक करने के लिए वही फिर देखना होगा रेशियो। हम A1/A2 निकालेंगे, A1/A2, B1/B2 का रेशियो निकालेंगे और C1/C2 का रेशियो निकालेंगे। अगर पहला दो रेशियो बराबर आ जाए लेकिन दूसरा और तीसरा रेशियो बराबर नहीं आए, तब इस रेशियो के आधार पर हम चेक करके बता सकते हैं कि बिना ग्राफ ड्रॉ किए ही इसके आधार पर ऐसा अगर आता है तो हम कह सकते हैं कि गिवन सिस्टम को नो सॉल्यूशन होगा, बिकॉज दिस आर इनकॉन्सिस्टेंट ना। इस प्रकार से ये जो है कॉन्सेप्ट हुआ हमारा कोई भी सिस्टम को ग्राफिकली सॉल्व करने का, ठीक है। उसी प्रकार अलजेब्रिक मेथड से अगर उसको सॉल्व करते हैं तो अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व करने के लिए सीबीएसई में 3 मेथड बताया गया है, वो 3 मेथड देख लेते हैं। ये तीनों याद रखना है तुमको। केस अब यहां पर देखते हैं कि जैसे पहला मेथड तो ग्राफिकली मेथड देख लिए, 3 केस होता है, और सेकेंड मेथड जो है वह अलजेब्रिक मेथड होता है। तो अलजेब्रिक मेथड में क्या है, तो देखो किसी सिस्टम को अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व कैसे करना है। अलजेब्रिक मेथड, इस मेथड से दिए हुए सिस्टम को सॉल्व करके एक्स वाई का मान निकालना है। इस मेथड से सॉल्व करने का फिर 3 मेथड होता है। पहला मेथड होता है एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। सेकेंड होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। और थर्ड होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये 3 मेथड होता है। तो ड्यू टू कोरोना के कारण सीबीएसई ने कुछ सिलेबस को कम कर दिया है, उस वजह से ये जो है मेथड इसको डिडक्ट कर दिया गया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को। तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस ये 2 अभी फोकस करना है, पढ़ना है। वैसे अगर ओनली फॉर नॉलेज अगर देखना चाहेंगे तो ये भी देख के रख सकते हैं, ज्यादा ये भी कुछ भारी नहीं है। तो अब जो है इन 3 मेथड में क्या होता है, एक एक करके समझना है कि एलिमिनेशन मेथड जो होता है, नाम से यह स्पष्ट है कि एलिमिनेशन मेथड मतलब क्या, दोनों इक्वेशन जो दिया हुआ है, दोनों इक्वेशन में या तो x के टर्म को एलिमिनेट कर देना है, हटा देना है, या तो y के टर्म को एलिमिनेट कर देना है। तो क्या एलिमिनेट करने का मतलब है कि डायरेक्ट हटा देना है? नहीं, हम x का कोएफिशिएंट, अगर x को एलिमिनेट करने के बारे में सोचेंगे तो x का कोएफिशिएंट दोनों को इक्वल कर लेंगे। इक्वल करने के बाद उसको जो है हम, अगर दोनों का साइन अपोजिट है,
और कोएफिशिएंट इक्वल कर दिए, और कोएफिशिएंट दोनों को इक्वल करने के लिए एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करना पड़ता है। मल्टीप्लाई करके दोनों इक्वेशन को कोएफिशिएंट इक्वल कर दिए। कोएफिशिएंट दोनों का इक्वल करने के बाद अगर सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, अपोजिट साइन है इन दोनों का तो ऐड कर लेंगे। उसके बाद क्या होगा, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से ये कटेगा, रह गया y का वैल्यू, उससे y का वैल्यू निकल जाएगा। और y का वैल्यू निकालने के बाद उस y के वैल्यू को इक्वेशन 1 या 2 में फिर पुट करके x निकाल लेंगे। ये हुआ एलिमिनेशन मेथड कि जिसमें x या y के कोएफिशिएंट को सेम कर लेते हैं, उसके बाद उसको कैंसिल कर लेते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। अब सेकेंड मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है किसी एक के बदले में दूसरे वैल्यू को उसके जगह पर रखना, प्रतिस्थापित करना। तो जैसे कि हम इक्वेशन 1 से चले, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। हम y का वैल्यू अगर निकालना चाहें तो b1y बराबर क्या होगा, इन दोनों टर्म को ट्रांसपोज कर देंगे राइट साइड में, तो b1y बराबर हो जाएगा a1x, माइनस में उधर जाएगा, c1 उधर माइनस में जाएगा, इसलिए y का मान हो जाएगा माइनस a1x माइनस c1 बाई b1। मतलब क्या, हम इक्वेशन 1 से y का मान निकाल लिए और y का मान निकाल के यहाँ पुट कर देंगे इक्वेशन 2 में, जिससे क्या होगा, टोटल x के टर्म में इक्वेशन रहेगा, x का वैल्यू सॉल्व करके निकाल लेंगे। x का वैल्यू निकल गया तो उसको हम फिर इक्वेशन 1 में x के मान को रख के y निकाल लेंगे। तो ये सब्स्टिट्यूट करके इक्वेशन 1 से y का मान निकाल के इक्वेशन 2 में पुट कर दो y के वैल्यू को, इक्वेशन 2 पूरा x के टर्म में आ जाएगा, उससे x निकल जाएगा और x का मान निकालने के बाद उस वैल्यू को फिर पुट कर देंगे 1 में और y निकालेंगे। तो ये तो तरीका है सब्स्टिट्यूशन मेथड का। तो चाहे मेथड अप्लाई हम एलिमिनेशन मेथड लगाएं, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाएं, आंसर हर मेथड से सेम ही आता है। ठीक है, अब हम ग्राफिकली मेथड का एक एग्जांपल देखते हैं। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, ग्राफिकली मेथड जो है सो उससे बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये दो क्या है, इक्वेशन दिया, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, मतलब सिस्टम दिया है। और determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and x-axis। ये दोनों लाइंस की मदद से दो लाइन हमको ड्रॉ होगा ग्राफ में, और एक एक्स एक्सिस को भी मिला दें तो एक ट्रायंगल बनेगा। तो उस ट्रायंगल में 3 वर्टेक्स होगा, तीनों वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट लिखना है हमको, और उसके बाद आल्सो फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो ट्रायंगल बन रहा है उसका एरिया निकालना है। ये काफी इस पैटर्न का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पैटर्न का क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है इक्वेशन दूसरा हो, लेकिन ये BBI पैटर्न है, बोर्ड एग्जाम पर्पज से। इस पैटर्न को समझोगे तो इस टाइप के ढेरों क्वेश्चन को खुद बना लोगे। तो यहाँ पर जो है we have x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको हम इससे y का वैल्यू निकालते हैं, तो माइनस वाई इधर कर दो, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये y, x प्लस 1 इज इक्वल टू y। ये इक्वेशन बना लिए, y का वैल्यू निकाल के। अब साइड से एक टेबल बनाना है, टेबल बनाएंगे और टेबल बना के हम x और y लिए, क्योंकि हमको 2 पॉइंट xy का लेना है, जिस 2 पॉइंट को प्लॉट करेंगे ग्राफ पेपर पर और दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, एक लाइन मिलेगा। तो अपनी इच्छा है, यहाँ पर x का वैल्यू रखेंगे और y का वैल्यू निकलते जाएगा। तो अगर x का वैल्यू सिंपल 0 लें तो ये 0 लिए तो y का वैल्यू 1 हो गया ना। x 0 रखने पर 0 प्लस 1 तो 1, y का मान 1। और एक बार अगर x का वैल्यू हम रख दें माइनस 1, x का वैल्यू माइनस 1 प्लस 1 कट जाएगा 0, तो y 0 हो जाएगा। इस प्रकार से छोटा छोटा वैल्यू रखते हैं जो ग्राफ पर प्लॉट करने में आसानी हो।
फिर दूसरा वैल्यू है, दूसरा इक्वेशन, एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज 2y को रखते हैं इधर, 12 को राइट साइड ट्रांसपोज कर दो प्लस 2y, अब माइनस 3x इधर आएगा, तो y का वैल्यू हो जाएगा 12 माइनस 3x बाई 2। अब एक टेबल बनाएंगे फिर, तो टेबल बनाने के बाद एक्स वाई, वैसे देखो एक चीज कि ये कोई डेफिनेट रूल नहीं है, लेकिन इस टेबल को बनाने के समय काफी उससे मदद मिलती है इसलिए इसको हम करते क्या है, अल्टर करके एक बार x का मान 0 रख लेते हैं और एक बार y का मान 0, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है। वही काम यहाँ किए थे, एक बार x का मान 0 रख लिए, एक बार y का मान 0 रख लिए, तो आसानी से हो जाता है काम। लेकिन ये एक बार x और एक बार y का मान 0 तब रखेंगे जिसको रखने के बाद हमको x का मान 0 रखे तो y का मान भी 0 नहीं आवे, या y का मान 0 रख दिए तो x का मान भी 0 नहीं आवे। ऐसा कंडीशन में, ऐसा नहीं कि x 0 रखने पर y भी 0 आ जाए, तो फिर यहाँ y का मान 0 लेंगे फिर x 0 आ जाएगा तो कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए x का मान 0 रखें तो y 0 नहीं आए, ये ध्यान रखना। अब यहाँ x का मान 0 लिए, ये खत्म हो गया, 3 इंटू 0 का बचा 12, 12 बाई 2, तो 2 6 12, 6 हो गया y। और y का मान 0 रख लेते हैं, तो y का मान 0 लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2 इंटू 0, 0 हो गया, तो 12 माइनस 3x इक्वल टू 0, इसलिए 3x को इधर ले आओ, 3x इज इक्वल टू 12, इसलिए x बराबर 12 बाई 3, तो 4 निकलेगा, 3 4 12, मतलब ये निकला। हम करके बता देते हैं कि y का मान अगर 0 रखेंगे, y का मान 0 रखो, तो 12 माइनस 3x बाई 2, 2 को इधर ले आओ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो 0, 12 माइनस 3x, माइनस 3x को लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज कर दो, हटा दो, इक्वल टू 12, तो x का मान हो जाएगा 12 बाई 3, 3 4 12, x 4 निकला। इस प्रकार से इसको हम जो है दो टेबल बनाए और अब ग्राफ खींचेंगे ना। अब ग्राफ जो है, क्योंकि हमको माइनस में भी x का वैल्यू है, y में वैल्यू माइनस नहीं आया है, तो x में माइनस वैल्यू है, y का तो प्लस ही है, तो ऐसा करते हैं, ऑरिजिन y डैश y x डैश हो गया। अच्छा, ग्राफ चूंकि तुम बनाए हो 9th में, पता होगा ग्राफ पेपर के बारे में कि दो हैप्पी मोटा लाइन के बीच में पतला पतला 9 लाइन होता है, और उस पतले 9 लाइन के बाद एक थोड़ा सा डीप लाइन, मोटा लाइन होता है। तो उस 9 लाइन के बाद एक मोटा लाइन जो होता है उसको 1 यूनिट, फिर उतने ही इक्वल 9 लाइन के बाद एक मोटा लाइन होता है, फिर उसका 2 यूनिट, 3 यूनिट, ये एक्स और वाई एक्सिस पर वही रहता है। तो 1 यूनिट को हम अगर 1 मान लें, चूंकि ज्यादा बहुत बड़ा वैल्यू को नहीं लेना है, एक्स का वैल्यू 4 तक ही लेना है, तो वो जो 9 स्मॉल डिवीजन के बाद एक हैप्पी लाइन आता है 1 यूनिट, तो 1 मान लेते हैं, चूंकि मैक्सिमम एक्स में 4 तक ही मानना है। तो 1 2 3 4, एक्स में 10, इधर 10 स्मॉल डिवीजन को -1 -2 ले लो। वाई एक्सिस पर मैक्सिमम 6 तक लेना है, तो 6 तक लो, 10 स्मॉल डिवीजन को 1 2 3 4 5 6, और नीचे y पर वैल्यू नहीं लेना है, लेकिन एक पॉइंट ले लें। कॉर्नर में लिख दिया जाता है, वो मस्ट लिखना कि लेट 10 स्मॉल डिवीजन ऑन x एक्सिस इज इक्वल टू 1, क्योंकि हम 10 स्मॉल डिवीजन x एक्सिस पर 1 यूनिट मान के चल रहे हैं, y एक्सिस पे भी वही माने हैं 10 स्मॉल डिवीजन ऑन y एक्सिस, यहाँ भी 1 यूनिट ही माने हैं, 10 स्मॉल डिवीजन को 1 मान के चल रहे हैं। तो ये मानना और लिखना मस्ट होता है, अदरवाइज इसके लिए मार्क्स डिडक्ट होता है बोर्ड में। अब इसमें तुमको क्या है कि तुमको अगर बड़ा वैल्यू रहता है, जैसे कि रहता है यहाँ 50 100, तो बड़ा बड़ा वैल्यू के लिए इसको हम 10 स्मॉल डिवीजन को 50 100 150 200 250 मानते, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ये मानना पड़ता है। वो बनाते वक्त खुद देखना होगा कि बड़ा वैल्यू है तो थोड़ा बड़ा बड़ा वैल्यू लेके चले एक्स या वाई एक्सिस पे। अब प्लॉट करो, प्लॉट करेंगे 0 1, x 0
y1, ये पॉइंट हुआ x0 y1। अब है -1 0, x -1 और y 0, 0 ना ऊपर जाएगा ना नीचे, x का मान -1, y का मान 0 यहीं रहेगा। स्केल लो, दोनों पॉइंट को मिलाओ, दोनों पॉइंट को मिला दिए, ठीक है। अब इधर आओ, 0 6, x का मान 0 और y का मान 6, x 0 वहीं रहेंगे, y 6, ये हुआ 0 6। फिर 4 0, x एक्सिस पे 4 और y एक्सिस पे 0, 0 है ऊपर नीचे कहीं नहीं जाना है, यहीं रहेंगे, x 4 y 0। अब स्केल लो, दोनों पॉइंट को मिलाओ, मिला दिए। अब क्या करेंगे, देखने से क्लियर है, 3 केस भी ग्राफ में बताए थे कि एक होता है इंटरसेक्टिंग, दूसरा होता है ओवरलैपिंग, तीसरा होता है पैरेलल। तो पैरेलल तो किसी भी एंगल से नहीं है, इसको बनाने पर आगे मिल रहा है, पैरेलल नहीं है। ओवरलैपिंग या कोइंसाइड भी नहीं कर रहा है, क्योंकि एक ही लाइन पे तो आ नहीं रहा है। स्पष्ट है इंटरसेक्टिंग है, हाँ भले ये अभी ग्राफ मिल नहीं रहा है, लेकिन इंटरसेक्टिंग चूंकि है इसलिए इसको स्केल को रखो, दोनों पॉइंट से मिलाते हुए स्केल को खुद बनाना होगा, नहीं मिला तो मिलाएंगे हम, ये मिला देंगे, मिला दिए। और मिलाने के बाद अब क्या करेंगे कि इससे हम परपेंडिकुलर खींच देंगे, क्योंकि हमको ग्राफिकली सॉल्व करना है। इस पॉइंट को ए मान लेंगे, इस पॉइंट को बी मान लेंगे और इस पॉइंट को सी मान लेंगे। तो ए का, बी का, सी का कोऑर्डिनेट भी लिख देना है, क्योंकि कह रहा है कि वर्टिक्स लिखो तीनों कोऑर्डिनेट का, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस। तो इसका वर्टिक्स मालूम है, यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेट्स x का मान -1 और y का मान 0, ये भी वर्टिक्स मालूम है। ए का क्या होगा, तो ए से इस पर परपेंडिकुलर खींचेंगे x एक्सिस पर और y एक्सिस पे परपेंडिकुलर खींचेंगे, अब तब हमको जो है मिलेगा यहाँ पर एक -1 0 मिला, दूसरा 4 0 मिला, और तीसरा पॉइंट जो होता है हमको, सो यहाँ पर ग्राफ पेपर पर अगर डालेंगे तो ऐसे मान लेते हैं 3 पर मिला। इधर चूंकि ग्राफ एक्यूरेट तो सब कुछ है नहीं, इसलिए अभी जो है कुछ भी मिल सकता है, ठीक है, एक कॉमन आइडिया लिया। तो x एक्सिस पे सपोज किए 3 पे मिला तो x कोऑर्डिनेट 3 हो गया, y एक्सिस पे मानते हैं 4 पे मिला तो y का मान 4 हो गया, इसका कोऑर्डिनेट 3 4 हो गया, वर्टिक्स हो गया। इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकालो, इक्वल टू क्या होता है, हाफ इंटू बेस, बेस क्या है, बेस हो गया यहां से यहां तक BC, हाइट हो गया ए, यहां से यहां परपेंडिकुलर ए मान लो, ट्रायंगल ACB का ये हाइट हो गया AM, तो हाफ BC क्या होगा, ऑरिजिन से इधर कहां तक ट्रायंगल है, यहां से यहां तक 4, ये इधर 4 है और इधर है तुमको ये पॉइंट है 1, माइनस प्लस से मतलब नहीं है, ये इधर 1 यूनिट है, इधर 4 यूनिट, तो 4 प्लस 1 5, तो टोटल बेस हो गया यहाँ C से लेके और यहाँ B तक, CB या BC को 4 + 1 5 BC इंटू AM, AM Y के पैरेलल है AM, जो Y का मान 4 है, तो 4 हो गया, काट दो, 2 × 4 इक्वल टू 5 × 10, 10 स्क्वायर यूनिट्स। यूनिट इसलिए लिखे हैं कि यहाँ मीटर या सेंटीमीटर कुछ नहीं दिया हुआ है, इसलिए कुछ भी यूनिट्स हो सकता है, और एरिया है तो स्क्वायर इसका होगा ही, स्क्वायर यूनिट्स। ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। इस सबसे पहले दिए हुए दोनों इक्वेशन से हम 2 टेबल बनाएंगे और x और y का वैल्यू अटर करके 0 रख के 2 टेबल आसानी से बनेगा। उसके बाद ग्राफ खींचेंगे, ग्राफ में वर्टिक्स कहाँ मिल रहा है वो देखेंगे, बीच में जो लाइन कटा वहां से x और y पे परपेंडिकुलर खींचेंगे तो x y का मान पता चलेगा कोऑर्डिनेट का, उसका एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकालेंगे। तो ये जो हमारा है ग्राफिकली सॉल्यूशन हुआ, ठीक है। अब ग्राफिकली सॉल्यूशन जो हुआ, इसके बाद अगर इसी इक्वेशन को हम आंसर हो गया, लेकिन इसी पर कुछ एक्स्ट्रा फोकस कर देते हैं, जिससे कि आगे तुम क्वेश्चन जो बनाओगे तो उस क्वेश्चन को बनाने के बाद ये इंफॉर्मेशन या कॉन्सेप्ट से बाकी टोटल बन जाएगा। ये आंसर हो गया
एक्स्ट्रा कुछ कॉन्सेप्ट की बात देख लेते हैं। अब जैसे कि यहीं पर हमारे पास दो इक्वेशन दिया है। एक इक्वेशन दिया है वी हैव x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको ऐसा लिख सकते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, इक्वेशन 1 हो गया। और दूसरा हो गया 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज, इसको लिख सकते हो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। मान लेते हैं कि क्वेश्चन में ये सब नहीं रहता, ये सिस्टम दे देता। इस सिस्टम को देने के बाद कहता है क्या कि इस सिस्टम को देखो और बताओ, बिना ग्राफ खींचे, बिना सॉल्यूशन किए, सिर्फ बताओ इसको देखकर कि ये सिस्टम जो है उसका सॉल्यूशन को यूनिक सॉल्यूशन होगा या नो सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, कैसा होगा, कंसिस्टेंट सिस्टम है या इनकंसिस्टेंट सिस्टम है, क्या है, खाली देख के बताओ। तो तुमको अभी चेक 3 केस ग्राफिकली में 3 केस बताए थे, उसको लेके चले। सेंस यहाँ a1 का वैल्यू 1 है, अब b1 का वैल्यू इसके साथ 1 छिपा हुआ है -1, और c1 का मान है -1। तो a1 के जगह पर 1 होगा और a2 के जगह पर 3 होगा, क्योंकि x के साथ a1 और a2 रहता है तो 1/3, y के साथ b1 और b2 रहता है तो b1 हुआ -1 और b2 हो गया 2। तो आगे तो बाद में देखेंगे, पहले ये दोनों रेशियो देख लो, नहीं इक्वल है। तो सिंस a1/a2 डज नॉट इक्वल टू बाय b1/b2, ये दोनों रेशियो इक्वल नहीं है, तो क्लियरली क्या है, सिस्टम कंसिस्टेंट है। केस फर्स्ट बताए थे चेक करने के समय कि इफ a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो तो सिस्टम क्या है, कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट। और साथ ही साथ जब a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 है, इसको यूनिक सॉल्यूशन होता है, तो यूनिक सॉल्यूशन भी हो गया। तो हम देखें कि अगर सिर्फ सिस्टम दे दे तो बिना उसका ग्राफ खींचे या बिना उसका अलजेब्रिक सॉल्यूशन किए हमको पता चल गया कि इसको सिर्फ एक सॉल्यूशन xy का निकलने वाला है और सिस्टम कैसा है, कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट नहीं है। ठीक है, तो इसके आधार पर जो है तुम आसानी से अब जो है ग्राफिकली जो क्वेश्चन है वो लेसन का सब बना सकते हो। साथ ही साथ सिस्टम दे देगा तो उस सिस्टम को देख के वो जो तीन केस में चेक करने के लिए बताया, उसकी मदद से कौन सा सिस्टम कंसिस्टेंट है, कौन सा कंसिस्टेंट नहीं है, किसको यूनिक सॉल्यूशन होगा, किसको नो सॉल्यूशन होगा, किसको इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा, वो 3 केस की मदद से वो क्वेश्चन भी बना सकते हो, ग्राफ वाला क्वेश्चन भी बना सकते हो। और इस प्रकार से ये आज जो है सो पूरा बनाओ। और अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय दो। कैसा लगा वीडियो, अगर अच्छा लगा तो उसको लाइक सब्सक्राइब ये सब करो, जिससे कि फिर आगे हम कोई वीडियो देते हैं तो उसकी जानकारी तुम्हें समय पर मिलती रहेगी। ठीक है।